अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है। कल 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। गिनती की, काउंटिंग वाले दिन क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश 80 सीटें, और सबसे ज्यादा नुकसान की बात अब की बार उत्तर प्रदेश में कही जा रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा है कि आपको कहीं नहीं जाना है, चौकन्ना रहना है। आपको जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक, कल वोटिंग के दिन तब से लेकर के और फिर उसके बाद में जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक आपको कहीं नहीं जाना है। आपको डटे रहना है और आपको चौकन्ना रहना है। किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आना है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कोई भाजपाई एग्जिट पोल वो खेल खराब कर सकता है, या भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में आकर के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा उत्साह में या हतोत्साहित हो सकते हैं। इस बात को अखिलेश ने क्यों कहा है, सबसे पहले तो मैं आपको अखिलेश का एक लंबा चौड़ा अभी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो आपको दिखा देता हूं। और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के जो नंबर है वो पिछड़ रहे हैं। पहले अखिलेश ने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू कर देंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए ये सजगता जरूरी है। इसलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आएं और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएं। आपका अखिलेश, इंडिया की जीत में जनता की जीत। एक तरफ अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं
लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को अपने लोगों को चेताने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसमें बाकायदा आंकड़ा जारी करके बताया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो कितना आगे है और जबकि बीजेपी कितनी पीछे है। ये मैं आपको कांग्रेस का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। पापा ने वार तो रुकवा दी लेकिन सोशल मीडिया के मीम नहीं रुकवा पाए। हमारे पास में एक डाटा है जो दिखाता है कि लोग क्या और किसकी बात सुनना चाह रहे थे। 16 मार्च से, यानी जब चुनाव की शुरुआत हुई, 16 मार्च से और 30 मई के बीच का, यानी आज तक का जो डाटा है वो सामने रखा है। यूट्यूब पर कांग्रेस के चैनल पर 613 मिलियन व्यूज आए। 613 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर कांग्रेस के लिए आए, जबकि बीजेपी के 150, करीब 4 गुना पीछे है बीजेपी। 150 मिलियन व्यूज बीजेपी के आते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर 1,22,000 एवरेज लाइक वो कांग्रेस के लिए आते हैं, जबकि बीजेपी के महज 26,000 लाइक एवरेज इंस्टाग्राम पर आए। ट्विटर पर एवरेज लाइक कांग्रेस के 2,500 से लेकर के 3,000 तक आते हैं, जबकि बीजेपी के 260 से लेकर के 300 तक आते हैं। फेसबुक पर एवरेज लाइक कांग्रेस के 1200 से 1500 के बीच में, जबकि बीजेपी के 150 से 250 के बीच में। ये कांग्रेस की तरफ से आंकड़ा जारी करके कहा गया है कि देखिए, हम कहीं 4 गुना आगे बीजेपी से इस वक्त में खड़े हुए हैं। और इसीलिए तमाम नेताओं को अब लगने लगा है कि जीत हो रही है, लेकिन इस जीत को चौकन्ना अगर नहीं रहे तो चुरा लिया भी जा सकता है। इसीलिए सबको चौकन्ना होना बेहद जरूरी है। अब द क्विंट ने आंकड़े जारी किए हैं, और क्विंट ने भी आंकड़े जारी करके लिखा है कि कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में जो 206 रैलियां की हैं, उनमें कौन कौन से शब्द कितनी बार लिए हैं वो आप देखिए कि कांग्रेस का नाम कितनी बार लिया है, विकास का नाम कितनी बार लिया है, बेरोजगारी का नाम कितनी बार लिया है। तो कांग्रेस शब्द बोला है नरेंद्र मोदी ने 2942 बार, करीब 3,000 बार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शब्द बोला है। खुद मोदी ने अपना नाम मोदी वो लिया है 2862 बार, यानी इतनी बार ही वो कांग्रेस बोल रहे थे, इतनी बार ही वो मोदी बोल रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है मानसिकता है, या क्या जो है वो सोच करके बोला गया था। पुअर यानी गरीब का जिक्र हुआ 949 बार, SC ST OBC का जिक्र हुआ 780 बार। और शायद ये इसलिए भी ज्यादा जिक्र हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी के लोग आएंगे, और जैसे बीजेपी के खुद के सांसदों ने माना था, कहा था इस बात को कि हम आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, उसके बाद में जिक्र करना पड़ा। इंडिया ब्लॉक, जिसको वो इंडी गठबंधन बोलते रहे, वो 518 बार उन्होंने बोला। मोदी की गारंटी 342 बार बोला। करप्शन के ऊपर 341 बार शब्द बोला है। मुस्लिम शब्द जो है वो 286 बार मुस्लिम शब्द बोला है। वुमेन शब्द 244 बार बोला है। राम मंदिर 244 बार बोला है। विकसित भारत 119 बार बोला है। पाकिस्तान शब्द 104 बार बोला है। परिवारवाद 91 बार बोला है। जॉब की बात देखिए कितने नीचे आ रहे हैं, जॉब के ऊपर, जॉब की बात, रोजगार की बात, रोजगार शब्द वो 53 बार बोला है। ओपोजिशन वो 35 बार बोला है। आत्मनिर्भर भारत 23 बार बोला है। और अमृतकाल सिर्फ 4 बार बोला है। महंगाई बोल ही नहीं पाए। तो ये नरेंद्र मोदी का लेखा जोखा है। एक बार मैं आपको सुनाता हूं, आज मैंने एक विस्तार से रिपोर्ट दी है कि किस राज्य में क्या कुछ जो है वो अभी आकलन दिखाई दे रहा है, अभी का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। राज्यवार सीट के हिसाब से एग्जिट पोल कल शाम को 6 बजे मैं आपको दिखाऊंगा, आप लगातार देखते रहिए। लेकिन राज्यवार आप देखिए कि किस राज्य में किसकी कितनी सीट आने की संभावना है। अभी जो आकलन है मोटे तौर पर वो मैंने आपके सामने रखा है, एक बार सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं।
मैं सबसे पहले जो है वो आपके सामने आंकड़े रखता हूं और कुछ आंकड़े जो है वो आपको चौंका सकते हैं, और इन आंकड़ों के जरिए अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो सीटें बीजेपी को मिली थी 2019 के अंदर, सबसे ज्यादा बीजेपी को जो सीटें मिली थी 2019 के अंदर, उसमें क्या सेंधमारी हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए एक तरफा बीजेपी को सीट दिलाते रहे। इसमें आप मध्य प्रदेश को रखिए, 29 में से 28 सीटें आई थी। इस बार क्या होगा, इस बार कितनी सीटें आएंगी, क्या 5 सीट का नुकसान होगा, 7 सीट का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान है या नहीं है, आप बताइए। फिर उसके बाद में ये कुल मिलाकर के ये राज्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये जो है वो 5 राज्य है। इनमें 171 सीटें हैं, 171 सीटें, और इन 171 सीटों में से बीजेपी ने 149 सीटें जीती थी। और यहां पर इन राज्यों में उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दें तो बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट सीधा मुकाबला है। गुजरात में अब आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन फिर भी कमोबेश 2019 का अगर गणित देखें तो 2019 में तो बिल्कुल साफ था कि गुजरात में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर थी, और 2018 में सरकार भी बनी थी। उस स्थिति के अंदर भी 171 सीटें, कुल सीटें थी 171 सीटें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, इन 5 स्टेट, और इन 171 में से 149 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार इसमें कितने की जो है नुकसान हो सकता है? पिछली बार जो है वो 149 इन्होंने जीता था, तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या 50 सीट से ऊपर बीजेपी जीत पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप। 50 सीट से ऊपर अगर बीजेपी नहीं जीत पा रही है तो इसका मतलब ये हुआ 30 सीटें यहां पर प्लस हो गई इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि बीएसपी को लेकर के बहुत ज्यादा अनुमान नहीं है। बीएसपी 1 या 2 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी बीएसपी को लेकर। और उत्तर प्रदेश के बाद में आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार 29 में से 28 सीट जीती थी। इस बार कम से कम 5 सीटें, 7 सीटें, या अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 10 सीटें। मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद है। 5 सीटें, 7 सीटें भी अगर आप मान करके चलेंगे तब भी 35, 5 में अगर मिनिमम टू मिनिमम मान रहा हूं तो 35 सीट हो गई दोनों स्टेट को मिलाकर के, एमपी और यूपी को मिलाकर। छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं तो 5 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर, 40 सीट हो गई। गुजरात में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सीटें, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 45 सीटें यहां पर हो। छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, यूपी, अब आ जाते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में 25 सीटें हैं, और 25 सीट में से इस बार कम से कम 10 सीटें, हालांकि 15 सीटों पर फाइट है, लेकिन 10 सीटें मान करके चली जा रही हैं कि 10 सीटें वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस सीधे तौर पर वहां पर जीत सकती है। एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी वो जीत सकती है, यानी 45 प्लस 10, 55 सीटें होगी। 55 सीटें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई एग्जिट पोल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई एग्जिट पोल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मोटे तौर पर। कई राज्यों में गया भी नहीं हूं, लेकिन जिन राज्यों में बाकी लोगों से बात की है, जिन राज्यों में जो अभी तक तस्वीर समझ में आ रही, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है। मैं केवल एक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अभी दावे वादे किए जा रहे हैं उसके उलट जो जमीन पर रुझान है वो क्या है,
मैं उसको थोड़ा सा समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जिट पोल कल आपको 6 बजे के बाद लगातार मिलेंगे और उसमें बिल्कुल सटीक सटीक आंकड़े और उसके साथ साथ जो टीवी पर जो आंकड़े दिखाए जाएंगे उनको भी मैं आपके सामने एकदम सटीक विश्लेषण के साथ पहुंचाऊंगा। तो कल 6 बजे आप एग्जिट पोल के लिए जुड़िए। अभी सिर्फ आकलन हम लोग कर रहे हैं। तो कम से कम जो है 55 सीटें इन 5 राज्यों में आती हुई दिखाई दे रही है। 55 सीट, 30 सीट एमपी में, 5 सीट 30 सीट यूपी में, 5 सीट एमपी में, 5 सीट गुजरात में, 5 सीट छत्तीसगढ़ में और 10 सीटें राजस्थान के अंदर। कुल मिलाकर के 55 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछली बार जो 171 में से 149 सीट लेकर के चले गए थे, 22 सीट सिर्फ मिल पाई थी। और इस बार जो है वो अगर 55 सीट यहां पर मिल रही है तो 33 सीट का इजाफा हो गया सीधे तौर। बीजेपी 33 सीट डाउन आ गई, यानी बीजेपी जो 349 पर थी, 350 पर थी, बीजेपी घट करके सीधे इन 5 स्टेट में जो सबसे मजबूत स्टेट है बीजेपी के, इन 349 में से 33 सीट घट करके 316 पर आ गया। एनडीए, बीजेपी अकेले नहीं, पूरा एनडीए वो नीचे आ गया। हालांकि इनमें बीजेपी की ज्यादा टक्कर है। एमपी में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन है, बाकी जहां पर बीजेपी अपने अकेले लड़ रही। तो 316 पर एनडीए आ गया। और अपने आप में आज की तारीख में भी देखें जो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। अब इसके बाद में मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, यहां पर कुल 95 सीटें हैं लोकसभा की। 95 सीटें हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा 95 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को यहां पर 53 और बीजेपी गठबंधन के सहयोगी जब शिवसेना उनके साथ में थी उनको 19 सीट मिली थी। यानी 95 सीटें यहां पर कुल है और 95 में से जो है यहां पर 53 सीटें बीजेपी को और 19 सीट जो है वो सहयोगियों को। 95 में से 72 सीट जो है वो यहां पर बीजेपी को मिली थी और इंडिया को या फिर उस वक्त में कांग्रेस गठबंधन को केवल 23 सीट मिल पाई थी। राज्य फिर से सुन लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, ये राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। 95 सीट में से 72 सीट बीजेपी के पास चली गई थी, केवल 23 सीट बची थी कांग्रेस के पास। लेकिन अब तस्वीर को देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टी तोड़ दी गई और दोनों की पार्टी तोड़ने के बाद में वहां पर स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी, इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। 48 सीटों में से बीजेपी ने नारा दिया है 45 सीट का कि 45 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये 48 सीट में से 45 सीटों का जो है वो नारा बीजेपी की तरफ से यहां पर दिया गया है कि हम इतनी सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी जानकार, और कल एग्जिट पोल में इस बात को और साफ तौर पर जो है समझ में आ जाएगा, टीवी देखते कितनी ईमानदारी बरतता है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि 48 में से 45 सीट महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को मिल जाए। मैं कहता हूं कि अगर 48 में से 45 सीट बीजेपी की मिल रही है तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गई है। मैं इतनी तक बात बोलने के लिए तैयार हूं। शर्त वगैरह लगाने की बातें तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि जितना महाराष्ट्र की राजनीति को मैं देख समझ पा रहा हूं, कहीं तक भी ये बात बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं देती है कि 48 में से 45 सीट। इस बार कांग्रेस वहां पर अच्छा खासा चुनाव लड़ी है
उद्धव ठाकरे ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उद्धव ठाकरे के पास में उनको पता है कि आखिरी मौका है, अगर मैं अपने आप को यहां पर सही साबित नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद में ये मान करके चलिए कि इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर भी पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नवंबर में होने इसी साल, यानी ये रिजल्ट है अभी 5वें महीने में, ये 6ठे महीने में कल रिजल्ट आएगा और नवंबर के अंदर चुनाव होने 5 महीने बाद। तो पूरी ताकत लगा करके कांग्रेस ने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा है। पता है कि अगर यहां पर मुंह की खा गए तो फिर विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में भी मिट्टी खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से सूबा है, और महाराष्ट्र के अंदर चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। 48 सीटों में से कम जो है, मुझे लगता है कि 20-22 सीटें जरूर, ज्यादा मैं नहीं कह रहा, लेकिन 20-22 सीटें जरूर कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये जीत करके लेकर के आए। 20 सीटें आप मान करके चलिए कि इस बार महाराष्ट्र से तकरीबन जो वहां पर राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, तमाम लोग बता रहे हैं, वो इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 2019 के मुकाबले अगर बात करेंगे तो यहां पर भी तगड़ा नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। तो महाराष्ट्र यहां पर जो है 72 सीट मिली थी, 72 सीट में से आप ये मान करके चलिए कि 20 सीटें यहां पर आ गई। 23 सीट थी पिछली बार, 20 सीट इसमें और प्लस हो रही है। और उसके बाद में आप आइए, गोवा की 2 सीटें हैं, मुझे लगता है कि दोनों की दोनों सीटें जो है गोवा में वो बीजेपी के पास चली जाए। गोवा में बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। कर्नाटका में जबरदस्त तरीके से डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की वहां पर सरकार, और मुझे लगता है कि कर्नाटका में इन दोनों नेताओं ने अपने अपने लिए तय कर लिया है कि इस चुनाव के बाद एक नेता कर्नाटक रहेगा और एक नेता दिल्ली आएगा। अगर सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो अंदर खाने खबर है उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, डीके शिव कुमार या तो केंद्र में आकर के कोई बड़ी भूमिका संभालेंगे, या डीके शिव कुमार को वहां पर कर्नाटका राज्य सौंप दिया जाएगा और सिद्धरमैया वहां पर दिल्ली में आकर के कोई बागडोर संभालेंगे। ये मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं। दोनों नेताओं ने जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ में चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मोदी जी के बजरंग बली वाले बयान के बावजूद जबरदस्त जोरदार पटखनी, और अब एक बार फिर से यहां पर पटखनी दे सकते हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया मिलकर के कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका में भी जानकार लोग इस बात को कह रहे हैं 15 से 20 सीटें वो कांग्रेस पार्टी की वहां पर आ सकती है। और जो प्रज्वल रवन्ना कल रात को गिरफ्तार हो गया है, जैसे ही एयरपोर्ट पर आया, एयरपोर्ट पर आते ही उसकी गिरफ्तारी हो, उसका भी देश के इन 57 सीटों पर चुनाव पर असर पड़ेगा। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अब की बार जो है वो असर पड़ेगा, ये साफ तौर पर चीजें दिखाई दे रही है। इसके बाद तेलंगाना के अंदर आप आइए। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की परीक्षा है, और रेवंत रेड्डी जो है वो अपने आप को कितना स्थापित कर पाते हैं, रेवंत रेड्डी वहां पर कांग्रेस के लिए कितनी सीट निकाल पाते हैं। एक खबर तेलंगाना की मैं आपको ये बता सकता हूं कि तेलंगाना में आखिरी समय में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीट को छोड़ करके बाकी सीटों पर कांग्रेस को अंदर खाने समर्थन दे दिया। ये खबर वहां के पत्रकारों में,
वहां के लोगों में आम है कि, और ओवैसी जो है जहां पर सत्ता रहती है तेलंगाना में, बताते हैं कि उन्हीं के साथ रहते हैं। इससे पहले जब केसीआर की सरकार थी तो केसीआर के साथ में हाथ मिलाते हुए, केसीआर के साथ में चलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ में, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है वहां के मुख्यमंत्री का, रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी ने खुल करके असदुद्दीन ओवैसी की वहां पर प्रशंसा की थी, खूब बातें कही, उनके साथ मंच पर भी नजर आए और कहा कि मोदी को अगर संसद में कोई तगड़ा जवाब देता है, मुसलमानों की आवाज रखता है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। यानी वहीं से जो है उन्होंने अपनी पटकथा लिख दी थी ओवैसी से समर्थन लेने की और ओवैसी के समर्थकों को ये कहने की। हैदराबाद की सीट पर ओवैसी को कोई नहीं हिला पाएगा, ये मैं आपको बहुत एक तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूं। हैदराबाद की सीट फिक्स थी और फिक्स है, वहां पर ओवैसी के लिए फिक्स है, ये बात आप मान करके चलिए। तो महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, कर्नाटका में भारी नुकसान हो रहा है, तेलंगाना में भी अच्छी स्थिति बन करके आ रही है, और गोवा में कुछ नहीं हो रहा, गोवा में जो था वही सेम टू सेम रहेगा। कुल मिलाकर के जो 55 सीटें थी, 55 सीटों में से यहां पर भी 20 सीटें महाराष्ट्र में, 15 सीटें कर्नाटका के अंदर, 35 और कम से कम जो है वो 8 से 10 सीटें तेलंगाना के अंदर, 45 और गोवा में कोई उम्मीद नहीं है। तो ये 45 सीटें यहां पर और जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये टोटल जो आंकड़ा है वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आप देखिए 316 सीट पर, 316 सीट पर जो है वो बीजेपी एनडीए गठबंधन पहले ही इन 5 राज्यों में, यूपी बिहार में था, और यहां पर आप और देखेंगे तो और स्थिति जो है वो डाउन हो गई। इसके बाद में आप आइए तो उत्तर भारत में, उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर 46 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 46 में से 32 सीट बीजेपी को मिली थी। हरियाणा में क्लीन स्वीप हो गया था, पंजाब में खैर 13 सीट में से जो है 2 ही सीट मिल पाई, चंडीगढ़ की 1 सीट बीजेपी के पास चली गई थी, उत्तराखंड पूरा का पूरा जो है बीजेपी की तरफ चला गया, दिल्ली पूरी की पूरी बीजेपी की तरफ चली गई, 7 की 7 सीटें चली गई, कुल मिलाकर के 32 सीट आई थी। लेकिन इस बार हरियाणा में आप देखेंगे तो 10 सीटें हैं, 10 में से 4 सीटें तो फाइनल बताई जा रही है, आंकड़ा बताया जा रहा 6 सीट तक भी जा सकता है। लेकिन अगर मोटा मोटी 5 भी मान ले, हरियाणा में अगर 5 सीट भी मान ले तो 5 सीट हो गई। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में 4 और 3 का रेशो बताया जा रहा है कि 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और 2 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, यानी 4 सीट इंडिया गठबंधन आ जाएगी। मैं कहता हूं कि 3 सीट मान लीजिए, यहां पर भी 3 और हरियाणा की 5, 8 सीटें हो गई। पंजाब में 13 सीट है, चंडीगढ़ की 1 सीट है, 14 सीट कुल है। 14 में से 1 सीट, हालांकि चंडीगढ़ पर भी मनीष तिवारी उतरे हैं, पूरी राजनीति, पूरा उनका आखिरी चुनाव, और चंडीगढ़ का जो चुनाव है उसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब पहला चुनाव मनीष तिवारी लड़ना चाहते थे तो चंडीगढ़ से लड़ना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ में उनका वो चुनाव उस वक्त में नहीं हो पाया, राजीव गांधी ने उनको जो है वो दूसरी जगह जिम्मेदारी दे दी, और अब जाकर के उन्होंने चंडीगढ़ मांगा, और अपना राजनीति के जब आखिरी पड़ाव पर वो आ गए हैं तब जाकर के उनको चंडीगढ़ की सीट मिली। तो चंडीगढ़ की सीट पर बहुत मुमकिन है कि इस बार वहां पर जो है वो पटकनी दे दे। हालांकि बीजेपी चंडीगढ़ में मजबूत रही है, लेकिन मेयर इलेक्शन के बाद में, जो आपको याद होगा मेयर इलेक्शन सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके बाद में चंडीगढ़ के हालात बदल गए। तो चंडीगढ़ में जो है स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो 14 सीटें, 13 + 1, 14 सीट सिद्धू मूसेवाला के घर पर राहुल गांधी गए, अग्निवीरों के घर पर, जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनके घर पर राहुल गांधी गए, पंजाब में खाट पर चौपाल लगाने का काम किया, पंजाब में किसान आंदोलन सबसे मजबूती से चला और आज की तारीख में भी चल रहा है।
और कल जब वोट पड़ेगा तब भी पंजाब में आंदोलन चल रहा होगा। तो ऐसे में पंजाब में और चंडीगढ़ में 14 में से एक सीट आप मान करके चलिए, आम आदमी पार्टी वहां पर मजबूती से सरकार चला रही विधानसभा के अंदर। केजरीवाल वहां पर प्रचार करने के लिए गए, भगवंत मान 117 सीट में से 192 सीट के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि उनके जो काम पर कितना मोहर लगा पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 14 में से 12 या 13 सीट यहां पर आप मान करके चलिए, यानी जो 8 सीटें वहां पर हुई थी, 12 सीट यहां पर मान ले तो 20 सीटें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को मिलाकर के आ रही, और 5 सीटें हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिलाकर के। एक सीट जम्मू की हो सकता है कि बीजेपी के पास आ जाए। 3 सीट आप मिनिमम मान करके चलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ रही है। 23 सीट हो गई। इसके बाद में यहां पर देखेंगे आप, हिमाचल में मंडी की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट, कंगना रनौत हो सकता है कि झटका लग जाए, कंगना रनौत। तो कंगना रनौत भी वहां पर हो सकता है कि अपनी सीट बचा पाए कि नहीं बचा पाए, मालूम नहीं। तो 2 सीटें कम से कम आप मान करके चलिए वहां पर। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य 5 बार के सीएम वीरभद्र के बेटे हैं। अभी मंडी से उनकी माताजी प्रतिभा देवी सिंह, उनकी मां सांसद भी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। पूरा सब कुछ उनका राजनीतिक करियर दांव पर है कंगना रनौत के सामने, और मजबूत कैंडिडेट है वो अपनी सीट निकाल ले जाएंगी मुझे लग रहा है। 2 सीट आप वहां पर मान करके चलिए, 25 सीट हो गई। उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है कि हल्द्वानी की एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकती है। एक सीट वहां पर या 2 सीट आप मान करके चल सकते हैं, 26-27 सीटें। तो यहां पर इन राज्यों में कम से कम 25 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ आने वाली। तो ये आंकड़े हैं, ये बस मैंने मोटे तौर पर कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं, और ये मोटे तौर पर जो आंकड़े हैं वो आपको जो है वो पूरी तस्वीर बयां कर रहे हैं कि इस बार क्या हो सकता है और इस बार किस तरह की स्थिति जो है वो उभर करके सामने आ सकती है। आप इन आंकड़ों को जोड़ करके देखेंगे तो बीजेपी इस वक्त में 2019 के चुनाव के मुकाबले 240, 250 के इर्द गिर्द पूरा एनडीए, केवल बीजेपी नहीं, पूरा एनडीए इस वक्त में थमता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 250 से 260 सीट आप मान करके चल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई 350 वाली स्थिति जो है वो है, लेकिन हाँ 240 के आसपास जो है वो बीजेपी एनडीए दिखाई देता है, और 260 के आसपास इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। कल का जो 57 सीट का जो मतदान है, अगर चीजें उसमें एक तरफा चली गई तो फिर ये 40 का 90 और 60 का 310 होने में देर भी नहीं लगेगी। इस बात को भी आप मान करके चलिए। और जिस तरीके से अभी अभी जो है वो स्थिति नजर आ रही है, लोगों के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। मोदी ने जो है वो अपनी तरफ से मुद्दा बनाने की कोशिश की। आज अभी कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए जरा स्क्रीन के ऊपर। वो बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कहा जा रहा है ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी वहां पर बैठे हुए हैं और करीब 3000 सुरक्षाकर्मी 3000 सुरक्षाकर्मी वहां पर मोदी जी का ध्यान लगा रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा। उस पूरे क्षेत्र के अंदर मछुआरे जो है वो खूब अपना लोकल जो है मछुआरे वो नाव से जो है वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, एक उनकी आजीविका का साधन है। और उसके साथ साथ जो है वो जितना वहां पर पर्यटक है, लोग जाते हैं, विवेकानंद रोक पर सबसे फेमस चीज है, और पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र एक ऐसी जगह है विवेकानंद रोक जहां पर सनसेट और सनराइज दोनों चीज दिखाई देती। सूरज समुंदर से उगता हुआ दिखाई देता है, लोग फोटो लेते हैं ऐसे करके कि उधर जो है समुंदर से जो है सूरज को उगा रहे हैं लोग, और इधर जो है वो समुंदर में छिपता हुआ सूरज दिखाई देता है।
तो लोग फोटो लेते हैं इस तरह की। अब जिस तरीके से वहां पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे किसी को परेशान कर दें। उस पूरे इलाके में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है, पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। जो टूरिस्ट जाते थे घूमने के लिए, परिवार के साथ में लोग जाते हैं, रामेश्वरम लोग जाते हैं तो वो विवेकानंद रोक पर जाते हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है इस वक्त में, और लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हाँ हम भी जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज है कि नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं, नरेंद्र मोदी वहां पर जो है वो पूरा ध्यान लगा करके बैठेंगे, ये चीजें जो है वो लोगों को कितनी पसंद आती हैं, ये बड़ा सवाल है। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तंज किया गया। पवन खेड़ा ने लिखा कि मछलियों को तैरने की भी आजादी है, या मछलियों को तैरने की भी आजादी नहीं है कि मछलियां तैर भी नहीं पाएंगी उस इलाके के अंदर। विवेकानंद रोक जो है वो कन्याकुमारी से थोड़ा सा अंदर जाकर के एक पहाड़ पर्वत सा जो है उभरा हुआ है, और उसके ऊपर उसकी स्थापना की हुई है, और बोट से जाते हैं वहां पर। सड़क नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन नाव से उस दूरी को तय किया जाता है। तो बढ़िया शानदार जगह है, हवा लगती है, पूरा एकदम समुद्र में खुला एरिया। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी अन्न नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, 45 घंटे का मौन व्रत करेंगे। लेकिन ये कोई नई चीज है क्या जिस पर वोटर आकर्षित हो जाएगा? सवाल इस बात का है। आपको कोई नई चीज दिखाई जाती तो आप आकर्षित होते हैं, और आज ही लोग उसको देख देख करके जो है बोर हो जाएंगे। अगर ये विजुअल कल सुबह से आता तो हो सकता है कि कुछ इसका असर होता। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मोदी वहां पर गए हैं, मोदी वहां पर जो है वो बैठे हुए हैं, तो इसका कोई असर होगा, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। पहली बात तो ये है कि एक रिपीट चीज है ये। 2019 में भी आपने सेम यही तरीका अपनाया था। आप जाकर के जो है वो उत्तराखंड में गुफाओं में बैठ गए थे, उस गुफा के अंदर कैमरे लगे हुए थे, और यहां पर इस बार तो ना जाने कितने कैमरे लगे हुए हैं, कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल पा रहा कि कहां कहां कैमरे लगे गए। और विवेकानंद से ज्यादा कैमरों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है सिर्फ। तो इन तस्वीरों को आज ही लोग पूरा दिन देखेंगे, कल शाम से देख ही रहे हैं। कल शाम से नरेंद्र मोदी बैठ गए थे, कल रात को लोगों ने देखा, कल शाम को लोगों ने देखा, आज सुबह लोगों ने देखा, आज दोपहर में देख रहे हैं। मीडिया वही दिखा रहा 24 घंटे। आज रात को भी देखेंगे, लोग भूल जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कोई इतनी देर तो अपनी फोटो बैठ करके नहीं देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम करेगा। और उस पर फिर राहुल गांधी जो है वो जोरदार तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ बताते हैं, और बीजेपी के लोग जो हैं वो उनको बताते हैं कि वो इतने बड़े आदमी हैं कि परमात्मा भी उनका भक्त है। संबित पात्रा ने कह दिया था ओडिशा के अंदर कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। अगर किसी और ने कहा था तो अब तक तो पता नहीं उसको क्या क्या कहते, और अब तक तो वो जो तथाकथित जो धर्म ब्रिगेड, धर्म संगठन, वो लोग हैं, जाकर के पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ मचा देते। लेकिन खैर, अब उन्होंने कहा तो कोई नहीं देखने वाला है। एक बार राहुल गांधी को सुनते हैं। कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कीजिए, और जनता की सरकार बनाइए। तो ये राहुल गांधी ने इस बार ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के जितने जो तरीके थे, तौर तरीके थे, उन सब की एक तरह से हवा निकाल। और
राहुल गांधी इस वक्त में, मीडिया ने कल से चलाना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां की है, राहुल गांधी 107 रैली कर पाए। अरे भाई, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। मोदी जी पूरे चुनाव में 4 किलोमीटर नहीं चल पाए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर की स्कीम है, मोदी जी का जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का एक मामला है, तो लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये उम्मीद नहीं जताई जा सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस बार के चुनाव में उनको कोई वोट मिलेगा, क्योंकि लोगों को वो मुद्दा हर्ट नहीं कर रहा है। जब एक चीज मिलने लग जाती है तो लोग उस चीज के आदी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज तो मिल रही है, ये चीज तो हमारा हक है, ये चीज हमारा अधिकार है। तो अब स्थिति कुल मिलाकर के यही है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने आप को लोगों के बीच में आखिरी क्षण में पहुंचा पाते हैं। हालांकि लोग इस बात को लिख रहे हैं अब कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी एक मंदिर बना देंगे और उस मंदिर में खुद की मूर्ति लगवाएंगे और उस मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी खुद ही कराएंगे। लोग इस बात को लिखने लगे। तो खैर, ये बातें अब कहां तक जाती हैं, किस तरह से जो है वो लोग इन चीजों को लेते हैं, बड़ा सवाल इस वक्त में ये बना हुआ है। बहरहाल जो आंकड़े हैं, जो जमीनी सर्वे है, उसको लगातार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग जगह पर घूम रहा हूं, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं। बेहताशा गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्यों आखिरकार गर्मी के अंदर इस चुनाव को करवाया गया। लेकिन अभी भी कल की वोटिंग बाकी है, तो कल की वोटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस वोटिंग में क्या कुछ जो है वो लोग बोलते हैं, लोगों का मुद्दा क्या है। 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, तो वहां पर लोगों का रुझान क्या है वो आपको दिखाऊंगा। और कल शाम 6 बजे से आप लोगों से गुजारिश रहेगी, कल शाम 6 बजे से आप लोग मेरा साथ देने के लिए आइए। जो लगातार मैं घूमा हूं, जो लगातार हम लोगों ने देखा है, वो सब कुछ समेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और बेहद ईमानदारी के साथ में सटीक विश्लेषण, क्योंकि अभी कुछ मर्यादाएं हैं जिसकी वजह से मैं खुलकर कई सारी बातें नहीं कह सकता हूं। लेकिन कल शाम 6 बजे के बाद में सब कुछ आपके सामने होगा। तो कल शाम 6 बजे आप लाइव जरूर जुड़ेंगे और चुनाव के एग्जिट पोल पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।